नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भारत अफ्रीका व्यापार और निवेश समझौते की आवश्यकता पर बल दिया। आवासन और शहरी मामलों पर संसदीय स्थायी समिति ने एकीकृत मेट्रो रेल कानून की आवश्यकता को रेखांकित किया। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला महापत्तन बना। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए विनियामक ढांचे में संशोधन किया। श्रम पर संसद की स्थायी समिति को सूचित किया गया था कि केंद्र के पास बाल श्रम पर कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। विद्युत मंत्रालय ने हरित ऊर्जा तक मुक्त पहुंच से जुड़े नियम अधिसूचित किए। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भारत अफ्रीका व्यापार और निवेश समझौते की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री ने CII एक्जिम बैंक कॉन्क्लेव को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अफ्रीकी महाद्वीप मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी आफ्टा के तहत भारत अफ्रीकी व्यापार और निवेश समझौते की आवश्यकता को दोहराया। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि भारत इन 4 क्षेत्रों में अफ्रीका के साथ साझेदारी को मजबूत करने की योजना बना रहा है। इन क्षेत्रों में शामिल है सौर ऊर्जा, रक्षा व्यापार और सैन्य आदान प्रदान, भौतिक और डिजिटल अवसंरचना, IT या कंसल्टेंसी एवं परियोजना निर्यात तथा स्वास्थ्य देखभाल और औषधि। और आइए अब बात करते हैं भारत के लिए अफ्रीका के महत्व के बारे में। आर्थिक रूप से अफ्रीकी संघ भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। वर्ष 2019 में अफ्रीका के साथ भारत ने 68.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल व्यापार किया था। सामरिक तौर पर भारत और अफ्रीका के द्वीपीय देशों ने एक समावेशी क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा अवसंरचना स्थापित की है। इसके अलावा सॉफ्ट पावर की बात करें तो भारत कई अफ्रीकी छात्रों के लिए शिक्षा प्राप्ति का एक पसंदीदा स्थान है। और ऐतिहासिक दृष्टि से अफ्रीका और भारत के रिश्तों की बात करें तो कई अफ्रीकी देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुए थे। भारत के लिए कई चुनौतियां मौजूद हैं। सबसे पहली बात तो अफ्रीका में भौतिक और डिजिटल अवसंरचना की कमी है। भारत को अफ्रीकी बाजार के बारे में सीमित ज्ञान उपलब्ध है। सांस्कृतिक और राजनीतिक बाधाएं मौजूद हैं। इसके अलावा अफ्रीका में चीन ने बड़े पैमाने पर निवेश किया है। ऐसे में भारत अफ्रीका संबंधों को मजबूत करने के लिए कई पहलें भी शुरू की गई हैं, जैसे कि अफ्रीकी विकास संघ के साथ साझेदारी में अफ्रीका में अवसंरचना विकास के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। वर्ष 2017 में एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर लॉन्च किया गया था। इसे जापानी निवेश की मदद से चुनिंदा भारतीय बंदरगाहों को अफ्रीका के बंदरगाहों से जोड़ने के लिए लॉन्च किया गया था। इसके अलावा भारत फोकस अफ्रीका कार्यक्रम संचालित कर रहा है। आवासन और शहरी मामलों पर संसदीय स्थायी समिति ने एकीकृत मेट्रो रेल कानून की आवश्यकता को रेखांकित किया। मेट्रो रेल मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की 5 श्रेणियों में से एक है। बाकी 4 श्रेणियां हैं: बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, लाइट रेल ट्रांजिट, ट्रामवे तथा रीजनल रेल। समिति की रिपोर्ट में इन मेट्रो परियोजनाओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों की चर्चा की गई है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए देश के सभी मेट्रो रेल नेटवर्क के लिए एकल और व्यापक कानून बनाने की बात कही गई है। मेट्रो परियोजनाओं के समक्ष कई चुनौतियां भी हैं, जैसे कि मेट्रो परियोजनाओं के संचालन के लिए व्यापक कानून का अभाव है। यात्रियों को ले जाने के मामले में अधिकांश मेट्रो रेल नेटवर्क का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। इसके प्रमुख कारणों में ये है कि दोषपूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पेश की जाती है, उचित योजना निर्माण की कमी होती है और किसी स्टॉप या स्टेशन का छोटा कैचमेंट एरिया शामिल है। कैचमेंट एरिया किसी स्टॉप या स्टेशन के उपभोक्ता आधार को दर्शाता है। इसके अलावा वर्तमान में चालू अधिकांश मेट्रो रेल परियोजनाओं में किसी ट्रांसजेंडर को काम पर नहीं रखा गया है। आपको बता दें कि शहरी परिवहन राज्य सूची का विषय है, इसलिए संबंधित राज्य सरकारें मेट्रो रेल जैसी शहरी परिवहन अवसंरचना को शुरू करने, विकसित करने और वित्त पोषण करने के लिए जिम्मेदार है। मेट्रो रेल की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी। 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे का शुभारंभ किया गया था। वैसे ज्यादातर मेट्रो रेल परियोजनाओं को राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में केंद्र सरकार वित्त पोषित करती है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला महापत्तन बना। लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल का संबंध सार्वजनिक निजी भागीदारी से है। इस मॉडल में पत्तन प्राधिकरण विनियामक संस्था और लैंडलॉर्ड यानी स्वामी के रूप में कार्य करता है। वहीं पत्तन का संचालन विशेषकर कार्गो हैंडलिंग निजी कंपनियों के हाथ में होती है। इसका उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण करना है, साथ ही महापत्तनों के संचालन में पेशेवर क्षमता को बढ़ाना है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। इसे वर्ष 1989 में शुरू किया गया था।
ये कंटेनर हैंडलिंग पत्तन है। ये कुल कंटेनर आधारित कार्गो वॉल्यूम के 50% का प्रबंधन करता है। भारत में पत्तनों को भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 के अनुसार महापत्तन और लघु पत्तन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पत्तनों के लिए अन्य पीपीपी मॉडल हैं। सर्विस पोर्ट मॉडल, इसमें पत्तन प्राधिकरण के पास भूमि और सभी उपलब्ध अचल और सचल परिसंपत्तियों का स्वामित्व होता है। प्राधिकरण विनियामक और पत्तन संचालन का कार्य भी करता है। इस तरह से पोर्ट ट्रस्ट, लैंडलॉर्ड और कार्गो टर्मिनल ऑपरेटर दोनों भूमिका में होता है। दूसरा मॉडल है टूल पोर्ट मॉडल। इसमें पत्तन प्राधिकरण के पास पत्तन की अवसंरचना का स्वामित्व होता है। वो इसे विकसित करता है और उसका रखरखाव करता है। उसकी इस भूमिका में कार्गो हैंडलिंग उपकरण जैसे कि क्रेन और फोर्कलिफ्ट ट्रक भी शामिल हैं। तीसरा मॉडल है कॉर्पोरेट पोर्ट मॉडल। इसमें पत्तनों का पूरी तरह से निजीकरण कर दिया जाता है, लेकिन स्वामित्व सरकार के अधीन होता है। सरकार बहुसंख्यक शेयरधारक होती है। भारत के महापत्तनों की बात करें तो पश्चिमी तट पर कांडला, मुंबई, जेएनपी, मोरमुगांव, न्यू मैंगलोर और कोचीन है। वहीं पूर्वी तट की बात करें तो कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरिन शामिल हैं। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए विनियामक ढांचे में संशोधन किया। ये संशोधन एनएस विश्वनाथन समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं। इस समिति को वर्ष 2021 में गठित किया गया था। संशोधित मानदंडों की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो ये 4 स्तरीय विनियामकीय ढांचे पर आधारित हैं। शहरी सहकारी बैंकों को टियर 1, टियर 2, टियर 3 और टियर 4 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन सब के लिए अलग अलग विनियामक नियम हैं। ये वर्गीकरण मौजूदा यूसीबीज को वित्तीय रूप से मजबूत करने के लिए किया गया है। इसके अलावा न्यूनतम नेटवर्थ के हिसाब से टियर 1 शहरी सहकारी बैंकों के लिए 2 करोड़ रुपए और अन्य के लिए 5 करोड़ रुपए न्यूनतम नेटवर्थ निर्धारित की गई है। इससे इन बैंकों की वित्तीय आघात को सहने की क्षमता मजबूत होगी और उनकी समृद्धि के वित्त पोषण के लिए उनकी क्षमता भी बढ़ेगी। जो अर्बन कमर्शियल बैंक्स इस अपेक्षा को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें संशोधित मानदंडों को आसानी से अपनाने के लिए 5 वर्षों का समय भी दिया जाएगा। वहीं जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात यानी CRAR की बात करें तो टियर 1 शहरी सहकारी बैंकों के लिए CRAR को 9% पर बरकरार रखा गया है और अन्य शहरी सहकारी बैंकों के लिए इसे संशोधित करके 12% कर दिया गया है, ताकि उनकी पूंजी संरचना को मजबूत किया जा सके। शहरी सहकारी बैंक संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम या बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत सहकारी समितियां हैं। यूसीबीज की निगरानी सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के अधीन की जाती है। हालांकि यूसीबीज को बैंकिंग लाइसेंस जारी करने और इनके बैंकिंग कार्यों का विनियमन, पर्यवेक्षण और विकास करने की शक्ति भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। आरबीआई बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत अपनी इन शक्तियों का उपयोग करता है। आपको बता दें कि CRAR बैंक के पास उपलब्ध पूंजी की माप है। इसे बैंक के जोखिम भारित क्रेडिट एक्सपोजर के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका उपयोग बैंक के जमाकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। साथ ही ये विश्व भर में वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता और दक्षता को भी बढ़ावा देता है। श्रम पर संसद की स्थायी समिति को सूचित किया गया था कि केंद्र के पास बाल श्रम पर कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। पहली बार संसदीय समिति राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की विस्तृत जांच कर रही है। NCLP यानी कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना का समग्र शिक्षा अभियान में विलय कर दिया गया था। इस विलय के बाद NCLP के लिए बजट की कमी हो गई थी और इसी कारण बाल श्रम से जुड़ा कोई नया डेटा उपलब्ध नहीं हो सका। बाल श्रम वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 5 से 14 वर्ष की आयु के 10.1 मिलियन कामकाजी बच्चे हैं। बाल श्रम के कई कारण हैं, जैसे कि कर्ज का बोझ, सशस्त्र संघर्ष, उपभोक्तावाद और जबरन श्रम। बाल श्रम के उन्मूलन के लिए भी कई पहलें शुरू की गई, जैसे कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों पर अभिसमय 182 और नियोजन के लिए न्यूनतम आयु पर अभिसमय 138 की पुष्टि की है। बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 बच्चों के सभी व्यवसायों में और किशोरों के खतरनाक व्यवसायों में नियोजन पर रोक लगाता है। इसके अलावा पेंसिल पोर्टल भी शुरू किया गया। पेंसिल यानी बाल श्रम निषेध के प्रभावी प्रवर्तन के लिए मंच। ये बाल श्रम के पीड़ितों को बचाने और पुनर्वास के लिए एक पोर्टल है। भारत में बाल श्रम के लिए संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो अनुच्छेद 21A और 45 के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है और इसे अपराध घोषित किया गया है। वहीं अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों और खतरनाक रोजगार में नियोजित करने पर रोक लगाता है।
अनुच्छेद 39 राज्य को ये सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि कामकाजी लोगों के स्वास्थ्य और क्षमता तथा बच्चों की नाजुक आयु का शोषण न हो। अगली खबर विद्युत मंत्रालय से संबंधित है। विद्युत मंत्रालय ने हरित ऊर्जा तक मुक्त पहुंच से जुड़े नियम अधिसूचित किए। विद्युत हरित ऊर्जा तक मुक्त पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन नियम 2022 का उद्देश्य देश के नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों में तेजी लाना है। इन नियमों की मुख्य विशेषताओं के तहत सभी उपभोक्ताओं को हरित ऊर्जा तक पहुंच प्रदान की गई है। हरित ऊर्जा के लिए ओपन एक्सेस ट्रांजैक्शन की सीमा 1 मेगावाट से घटाकर 100 किलोवाट कर दी गई है। इससे छोटे उपभोक्ता भी मुक्त पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा खरीद सकते हैं। उपभोक्ता को विद्युत वितरण कंपनी से हरित ऊर्जा की आपूर्ति की मांग करने का अधिकार है। वाणिज्य और औद्योगिक उपभोक्ता स्वेच्छा से हरित ऊर्जा खरीद कर सकते हैं। वितरण लाइसेंस धारियों के क्षेत्र में सभी बाध्य संस्थाओं के लिए एक समान नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व का प्रावधान किया गया है। आरपीओ यानी कि एक समान नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व मानदंड को पूरा करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया को भी शामिल किया गया है। हरित ऊर्जा का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को हरित प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इन नियमों का महत्व ये है कि ये सभी के लिए किफायती, विश्वसनीय, सतत और हरित ऊर्जा पहुंच सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा हरित ऊर्जा के उत्पादन, खरीद और उपभोग को बढ़ावा देंगे। इसमें अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों द्वारा उत्पादित ऊर्जा भी शामिल है। नियमों के तहत हरित ऊर्जा तक मुक्त पहुंच के लिए प्रक्रियाओं को सरल करेंगे। वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित 500 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन की क्षमता को हासिल करने के भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेंगे। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। भारतीय नागरिकता। पिछले 3 वर्षों में 3.9 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता त्याग दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका उन 103 देशों में सबसे पसंदीदा विकल्प के रूप में उभरा है जहां अधिकतर अप्रवासियों ने नागरिकता प्राप्त की है। वयस्क आयु और क्षमता का कोई भी नागरिक जो किसी अन्य देश का नागरिक या सामान्य निवासी भी हो, वो भारतीय नागरिकता का त्याग कर सकता है। भारतीय नागरिकता की समाप्ति के और भी कई तरीके हैं, जैसे कि धोखाधड़ी आदि के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने पर सरकार नागरिकता से वंचित कर सकती है। और इसके अलावा यदि कोई नागरिक स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994। ये नियम केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 के तहत बनाए गए थे। ये नियम किसी भी ऐसे कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक लगाते हैं जिसमें धर्मों या समुदायों पर हमले या धार्मिक समूहों के प्रति घृणा पैदा करने वाले दृश्य या फिर शब्द हों। इसके अलावा जो सांप्रदायिक व्यवहार को बढ़ावा देते हों। परिवादों और शिकायतों के निपटान के लिए एक वैधानिक तंत्र स्थापित करने के लिए वर्ष 2021 में नियमों में संशोधन किया गया था। ये नियम 3 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करते हैं। पहले स्तर पर प्रसारक द्वारा, दूसरे स्तर पर प्रसारकों के स्वविनियामक निकायों द्वारा और तीसरे स्तर पर केंद्र सरकार के निरीक्षण तंत्र द्वारा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी नवीनतम श्रम संकेतक यानी एनएसओ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की सांख्यिकी शाखा है। एनएसओ में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, कंप्यूटर केंद्र और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय शामिल हैं। इस संकेतक में जो निष्कर्ष दिए गए हैं उसके मुताबिक कुल नियोजित लोगों के अनुपात के रूप में पार्ट टाइम कार्य करने वाले अधिक कामगार 60 से ज्यादा आयु वर्ग के हैं। ये प्रवृत्ति ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में देखी गई है। इस आयु वर्ग में सर्वाधिक पुरुष और शहरी महिलाएं शामिल हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सभी आयु समूहों में पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक पार्ट टाइमर के रूप में कार्य करती हैं। पार्टिसिपेटरी नोट्स। भारतीय पूंजी बाजार में पी नोट्स के माध्यम से होने वाला निवेश घटकर 80,092 करोड़ रुपए हो गया है। ये पिछले 20 महीने में सबसे निचला स्तर है। पी नोट्स वित्तीय साधन है। इन्हें पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक एक विदेशी निवेशक को जारी करता है। इनकी सहायता से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के तहत पंजीकृत हुए बिना भारतीय शेयर बाजार में निवेश किया जा सकता है। पी नोट्स के तहत निवेशक की जानकारी प्रकट करने की अनिवार्यता नहीं होती है। इसकी यही विशेषता इसे उन संस्थाओं के लिए आकर्षक बनाती है जो पी नोट्स का इस्तेमाल करके फंड की राउंड ट्रिपिंग की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन। पशुपालन और डेयरी विभाग आरजीएम यानी राष्ट्रीय गोकुल मिशन का कार्यान्वयन कर रहा है। इस मिशन का लक्ष्य स्वदेशी गोजातीय नस्लों का विकास और संरक्षण करना है। साथ ही ये गोजातीय आबादी के आनुवांशिक उन्नयन और दूध उत्पादन में वृद्धि पर केंद्रित है।
राष्ट्रीय गोकुल मिशन के उद्देश्य उन्नत तकनीकों का उपयोग करके गो जातीय पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि करना और संधारणीय तरीके से दूध उत्पादन में वृद्धि करना है। इसके अलावा प्रजनन उद्देश्यों के लिए श्रेष्ठ आनुवांशिक गुणों वाले सांडों के उपयोग का प्रचार करना, किसानों को उनके घरों पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं के वितरण और प्रजनन नेटवर्क को मजबूत करने के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाना है। लवणीय जल का मगरमच्छ। इस वर्ष भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में लवणीय जल की मादा मगरमच्छों ने नेस्टिंग के मौसम में रिकॉर्ड संख्या में अंडे दिए हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है। लवणीय जल के मगरमच्छ ज्यादातर देश के पूर्वी तट पर अवस्थित भितरकनिका, सुंदरबन और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के आसपास पाए जाते हैं। ये सभी मगरमच्छों में सबसे बड़ा होता है। ये विश्व का सबसे बड़ा सरीसृप भी है। IUCN में इसकी स्थिति लीस्ट कंसर्न की है और साइट्स में ये परिशिष्ट 1 में शामिल है। अन्य प्रकार के मगरमच्छ हैं घड़ियाल और मगरमच्छ। वर्म होल सिद्धांत के मुताबिक एक सैद्धांतिक मार्ग दीर्घकाल यानी कि स्पेस टाइम के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड में लंबी यात्राओं के लिए छोटा मार्ग बना सकता है। वर्म होल के अस्तित्व का दावा लुडविग फ्लेम ने वर्ष 1916 में किया था। ये दावा आइंस्टीन द्वारा सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत को प्रस्तावित करने के बाद किया गया था। हालांकि आज तक वर्म होल की कोई खोज नहीं की गई है। राष्ट्रीय संस्कृति कोष। इसका उद्देश्य संस्कृति और विरासत के क्षेत्र में साझेदारी स्थापित करना और उसका पोषण करना है। ये साझेदारी निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों और सरकारों के साथ की जाएगी। ये भारत की समृद्ध विरासत के पुनर्स्थापन, सुरक्षा, संरक्षण और विकास के लिए संसाधन जुटाता है। इस कोष को वर्ष 1996 में चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1890 के तहत स्थापित किया गया था। इस कोष की शासी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति मंत्री करते हैं। अपनी स्थापना के बाद से NCF ने विभिन्न दाताओं के साथ मिलकर 52 परियोजनाओं को पूरा किया है। भील जनजाति। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भील मुख्य रूप से राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र में निवास करते हैं। भील जनजाति में भील, गरासिया और ढोली भील नामक उप जनजातियां शामिल हैं। इनकी भाषा भीली है। इनका संबंध भाषाओं के इंडो आर्यन कुल से है। भीलों का प्रभाव मराठा क्षेत्र में खानदेश की पर्वत श्रृंखलाओं में था। वर्ष 1818 में इस क्षेत्र पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया था। इस कारण वर्ष 1819 में एक विद्रोह हुआ था, जिसका ब्रिटिश सेना ने दमन कर दिया था। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। मंगल पांडे। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। मंगल पांडे का जन्म पूर्वी उत्तर प्रदेश में फैजाबाद के निकट एक कस्बे में हुआ था। उन्हें वर्ष 1949 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 6वीं कंपनी में सिपाही के रूप में नियुक्त किया गया था। मंगल पांडे ने वर्ष 1857 में बैरकपुर छावनी में मौजूद ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करके ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था। ये विद्रोह भारत में अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। मंगल पांडे नेतृत्व, वीरता और राष्ट्रवाद के गुणों से ओतप्रोत थे। और अब बात करते हैं चर्चित स्थल के बारे में। इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इथियोपिया के पड़ोसी देश हैं इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या, दक्षिणी सूडान और सूडान। इथियोपिया की 5 स्थलाकृतिक विशेषताएं हैं। पश्चिमी उच्चभूमि, पश्चिमी तराई क्षेत्र, पूर्वी उच्चभूमि, पूर्वी तराई क्षेत्र और रिफ्ट घाटी प्रदेश। ग्रेट रिफ्ट वैली मध्य इथियोपियाई पठार को विभाजित करती है। माउंट रास डेजेन इथियोपिया का उच्चतम बिंदु है। ये इथियोपिया के उत्तर मध्य मैसिफ में स्थित है। इथियोपिया के जल निकाय हैं नीली नील और टेकेज नदी। टाना झील यहाँ की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है। ये नीली नील नदी का मुख्य जलाशय भी है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।